Hello everyone, welcome to MBA Karo. So this is our QA revision session for CMAT 2026, and in this class we are going to cover questions on algebra and modern math. अगर क्वांट की बात करें CMAT में सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम के आते हैं। एक प्रीवियस क्लास अरिथमेटिक की आपने देखी होगी। तो आज की क्लास में हम अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel for great content on all MBA entrance examinations. And we are hosting this series, तो इसमें आपको और videos देखने को मिलेंगे. If you are preparing for CMAT and are looking for mock test on the latest pattern, you can check our mocks. इसमें हमारा एक free mock भी available है, ठीक है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हो। और अगर आप सीमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक्स देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, स्पेशली इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप या जीके का सेक्शन। तो आप हमारे मॉक्स चेक कर सकते हो और आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसमें हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप न्यूमरेटर चेक करोगे तो यू आर गिवन 1.5 स्क्वायर, 3.8 स्क्वायर, बट 22.09 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होने चाहिए। लाइक 4.7 का होल स्क्वायर होगा 22.09। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स, उसमें आप देख सकते हो कि आप 50 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्विक बता देता हूँ, 47 इज 50 माइनस 3। ये तो आपको क्या करना है, या -3 है, 25 से -3 कर दो और +3 स्क्वायर कर दो। तो 25 माइनस 3 इज 22 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो वी पुट 09। तो ये 4.7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो एक्सप्रेशन बन रहा है 1.5 स्क्वायर, 4.7 स्क्वायर, 3.8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1.5 इंटू 4.7। अब आप दूसरे टर्म को देखोगे, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, -3.8। तो ये वाला पार्ट है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये है -1.5 इंटू 4.7, ठीक है। फिर हम माइनस ले लेंगे 3.8 इंटू 4.7, और क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और माइनस साइन है, वी विल टेक माइनस 3.8 इंटू 1.5, ठीक है। अगर आप इसे a मान लेते हो, इसे b मान लेते हो और इसे c मान लेते हो, लाइक a इज इक्वल टू 1.5, b इज इक्वल टू 4.7 एंड c इज इक्वल टू 3.8, तो ये एक्सप्रेशन हमारा न्यूमरेटर बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा न्यूमरेटर बन रहा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर बेसिकली हमारा बन रहा है ए क्यूब, ठीक है, 4.7 इज बी क्यूब, अब 3.8 है 14.44। अगर आपको 38 का स्क्वायर पता है, ठीक है, 38 का स्क्वायर अगर आप फिर से ऐसे निकाल सकते हैं, 38 इज 50 माइनस 12, ठीक है। 25 से आप 12 माइनस कर लो, 12 स्क्वायर ऐड कर लो, 12 स्क्वायर इज 144, दिस इज 13। सो यू टेक वन कैरी, क्योंकि दो ही डिजिट लेने होते हैं, तो 1444, 14.44। तो कभी कभी स्क्वायर्स की नॉलेज काम आती है, ठीक है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऐसे क्वेश्चंस में हैंडी होते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ वी नो दैट दिस इज c इंटू सी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं c क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये 4.5, 4.7, 3.8, 4.5, 3.8, 4.7 और 3.8 सही है। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये बन गया -3abc। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और न्यूमरेटर हमारा यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो न्यूमरेटर एंड सेम थिंग इन डिनोमिनेटर, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर निकल गया। तो क्या बन गया, 1/a प्लस बी प्लस सी। और इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे 8.5 प्लस 1.5, 10, सो 1/10 विच इज 0.1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें आइडेंटिटी पूछी थी, अलजेब्रिक की आइडेंटिटी
और नंबर को थोड़ा डिस्गाइज फॉर्मेट में दिया था, डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं लिखा था। तो आपको बस ध्यान देना था कि ए स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर बन रहा है, और नीचे भी क्यूब डायरेक्ट नहीं लिखा था तीसरे टर्म का। तो आपको उसका को इस तरह से इस फॉर्म में लिखना था और यू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैग ए कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स while bag B contains 3 red and 6 blue balls. A fair coin is tossed. If it lands on heads, a ball is drawn from bag A. If it lands on tails, a ball is drawn from bag B. If the ball drawn is red, what is the probability that the coin landed on heads? अब ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। अगर आपको बेस थ्योरम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे एक लेट्स नेल एंड मैट की सीरीज थी, उसमें प्रोबेबिलिटी के जो लेसन था वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको पूरा डिटेल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कराई थी। तो वो आप प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी सेकंड वाली, शायद 2 क्लास प्रोबेबिलिटी की ली थी, तो उसमें आपको बेस थ्योरम डिटेल में समझा दिया जाएगा, वो आप देख लेना। इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉस कर रहा है पहले। ठीक है, टॉस में क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, अगर हेड आता है, तो अगर हेड आता है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, तो ये बैग ए से बॉल उठाएगा। अब बैग ए में 2 चांसेस है, या तो रेड बॉल होगी या फिर ब्लू बॉल होगी। ठीक है, इसमें रेड बॉल कितनी है, 5 है आउट ऑफ 9, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/9, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9। ठीक है, अच्छा अगर टेल आता है, तो ये बैग बी में से बॉल उठाएगा। बैग बी में 3 रेड बॉल है और 6 ब्लू बॉल है, तो ये 3/9 और 6/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हेड और उसके साथ साथ रेड, दैट इज 5/18। ठीक है, ये हो गया 4/18। मैं डिनोमिनेटर रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3/18 और ये है 6/18। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी अलोंग विद द टॉस एज वेल एज बॉल। ठीक है, अगर हमने मान लो हेड टॉस किया, उसके बाद ब्लू हमने बॉल पिक की, तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब हमें क्या बताना है, द क्वेश्चन इज आस्किंग इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, बॉल हमारी रेड पिक हुई है, मतलब ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से सिचुएशन है, ये नहीं हुई है, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, बॉल ड्रॉन रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन लैंडेड ऑन हेड्स। अब ये बताना है कि कॉइन हेड में किस में आया है, हेड इसमें आया है 5/18 में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 5/18 अपॉन, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5/18 प्लस 3/18 इज 8/18। 8/18 ये प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन लैंडेड ऑन हेड्स। ठीक है, ये हमें सॉरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 8/18। ठीक है, 5/18 प्लस 3/18। अब हमें क्या बताना है कि रेड होनी चाहिए और हेड्स होना चाहिए, तो हेड्स 5/18 है अपॉन टोटल इज 8/18, तो 5/8 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज 5/8। को आप डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते थे कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, इट इज red and heads and upon it is what is given, we are given that the ball is red। ठीक है, तो बिना मतलब ये ट्री डायग्राम से इजी हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, आप ये वीडियो देख लेना बेस थ्योरम वाली, लेट्स नेल एंड मैट में आपको प्रोबेबिलिटी की वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन से करना चाहो, रेड एंड हेड का क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और रेड आने की उसमें कितनी है 5/9। ठीक है, बिकॉज 5 रेड है 4 ब्लू है, 5/9 हो गया। कौन, पी रेड कैन बी इन 2 वेज, पी रेड एंड हेड एंड प्रोबेबिलिटी रेड एंड टेल। ठीक है, तो रेड एंड हेड तो यही हो गया 1/2 इंटू 5/9 और प्लस टेल के साथ रेड, टेल के साथ रेड है 3 रेड आउट ऑफ 9, सो 3/9। तो वही प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी, ये आपका बन जाएगा 5/18 और डिनोमिनेटर में बनेगा 5/18 प्लस 3/18। तो अगर आप ऐसे इक्वेशन से डायरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्री डायग्राम से समझ के इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। रिमेंबर कि एक आधा क्वेश्चन आपका मॉडर्न मैथ से भी आ सकता है जो चैलेंजिंग हो सकता है।
हैव द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन डेप्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दी है कि log 3 x माइनस 4 प्लस log 3 x माइनस 2 इज log 3 8 माइनस x। हमें बताना है कितनी वैल्यूज ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेम बेस है और प्लस साइन दिया है, सो वी कैन से log 3 ऑफ x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू log 3 8 माइनस x। तो ये बन गया। अब यहाँ पे सेम बेस बचा हुआ है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस x। ठीक है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 या फिर 5 आ गई। राइट, अब दो आंसर मत करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉग अलजेब्रिक कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको देखना चाहिए कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पेशली लॉग के केस में। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो इट विल बिकम -4 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो डोमेन होता है लाइक लॉग ए बी, ये अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है तो ये ध्यान रखना a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये रखेंगे x इक्वल टू 0 तो ये -4 बन जाएगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। 5 रख के भी चेक कर लेते हैं, अगर हम 5 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, सो विच इज फाइन, और ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3। तो अगर हम लिखें log 3 1, ठीक है, प्लस log 3 3 इज इक्वल टू log 3, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? log 3 1 will be 0 and log 3 3 will be 1 is equal to, sorry ये 3 है, 8 minus 5 is 3 which is 1, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो 5 हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो द आंसर इज 1 वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसमें क्या मिस्टेक होती है, टिपिकली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, आप सोचते हो दो आंसर हैं, तो हमेशा लॉग स्पेशली जब भी हो तो यहाँ पे आपको चेक फॉर वैल्यूज करना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंपल मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an arithmetic progression, the sum of the terms from the 5th to the 9th is equal to the sum of the terms from 12th to the 14th. If the 7th term of this progression is 63, what is the sum of the first 20 elements in this AP? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसे ट्रिकी वे में करते हैं, ट्रिकी वे में ऐसे कि आप हर किसी को एक्सप्रेशन को वैसे नहीं लिखोगे कि a प्लस 4d। ठीक है, जो टिपिकली लोग क्या करते हैं, a प्लस 4d, ठीक है, प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे लोग टिपिकली। आपको ऐसे देखो, सी मैट जैसे एग्जाम है जिसमें बहुत टाइम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें स्पीड मैटर करती है, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसे दूसरी तरह से कैसे करेंगे, कभी भी ध्यान रखना अगर हम कुछ टर्म्स को रेगुलर ऐड कर रहे हैं और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। ये एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, ये अगर आपको लॉजिक पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बेटर वे में जल्दी सॉल्व कर सकते हो, वरना आप कर सकते हो a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d ऐसे ऐड करोगे, a d के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा और फिर आप सॉल्व कर लोगे, नॉट अ बिग डील। बट अगर आप इस तरह से सोचते हो कि एवरेज इज इक्वल टू मिडिल टर्म, तो आप इसे फटाफट कर पाओगे। ठीक है, हमें फिफ्थ टू नाइन्थ टर्म ऐड करना है, राइट, 5 6 7 8 9। सो दैट मीन्स जो सेवेंथ टर्म है वो आपका एवरेज है। ठीक है, तो वी कैन से दैट 5 टाइम्स ऑफ a7, राइट, इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टू 14th टर्म। सो 12th 13 एंड 14, मिडिल टर्म कौन सा है, 13 है। ठीक है, ये आपका एवरेज हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ a13, ये आपका सीधा एक्सप्रेशन बन जाएगा, वरना आप a प्लस कर सकते हो वैसे भी, बट ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मिडिल टर्म एवरेज होता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मच फास्टर। ठीक है, अब हमें सेवेंथ टर्म गिवन भी है, 63 गिवन है, तो 5 इंटू 63 इज इक्वल टू 3 इंटू a13, 13 मीन्स 13th टर्म। ठीक है, तो a21 हो गया, विच इज
105. So A13 is 105. अब चाहे आप ए और डी निकाल लो, ठीक है। सेवेंथ टर्म क्या है हमारा, 63 है, ए प्लस 60 विच इज इक्वल टू 63। और हमने अभी 13th टर्म भी निकाल लिया विच इज ए प्लस 12d विच इज 105, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास यहाँ पे बचता है 6d विच इज 42 और d इज 7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। अब इसमें रख लेते हैं 42 प्लस 21 दैट इज 63, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 21। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, सीमैट में ऐसा क्वेश्चन आया, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये वाला मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, आप a प्लस 4d a प्लस 5d करके भी कर सकते थे इसको। टाइम देना है, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो आपको s ऑफ 20 इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें लास्ट टाइम नहीं पता है। तो हम क्या कर देंगे, 20 बाई 2 2a, a is 21 तो 42 प्लस n minus 1 that is 19 into d is 7। तो 19 into 7 होता है आपका 140 minus 7 133 175। सो 10 into 175 आपका आंसर आएगा 1750, ठीक है। तो ये आपको एपी बेस्ड क्वेश्चन था। तो एपी जीपी के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर्ड विद देम। Okay, let's see the next question. If alpha and beta are the roots of this quadratic equation, what is the value of the expression alpha square minus 3 alpha plus 7 into beta square minus 3 beta plus 10? ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोचते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने लग जाते हैं, ये लोग सोचते हैं अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो लेट अस फाइंड अल्फा एंड बीटा। नो, यू डू नॉट हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे, इंस्टेड क्या करेंगे, अगर देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, अल्फा रूट है, ठीक है, अल्फा रूट है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा कितना हो गया आपका, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कह दिया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 जस्ट 12, तो ये वैल्यू हो गई 12। सिमिलरली बीटा आपका रूट है, बीटा रूट है, तो दैट मीन्स बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। सो सेम यहाँ पे भी बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 विच इज 15। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, 15 इंटू 12 विल गेट द आंसर एज 1, ठीक है। तो इसमें ये मिस्टेक नहीं करने की अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है, जस्ट थिंक कि ये रूट्स हैं, सो दैट मीन्स इफ यू रिप्लेस x by अल्फा और बीटा दैट विल बी गिव द सेम इक्वेशन, मतलब x की जगह हम अल्फा रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं, बिकॉज वो रूट्स हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट, वीडियो पॉज करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसके बाद देखो कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है कि द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ कमर्शियल ट्रक इज गिवन बाय C इज इक्वल टू 200 अपॉन V प्लस V by 2 रुपीज पर किलोमीटर, वेयर V is the uniform speed of the truck in किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी, तो हमें निकालना है कि अगर 600 किलोमीटर की जर्नी होगी, राइट, तो कितनी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो एल्जेब्रा कैट वगैरह में पूछी जाती है, पे आपको कुछ इनइक्वालिटी लगानी है मैक्सिमम मिनिमम वाली। तो अगर आप ये देखोगे कि इसमें हम AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, अगर आप स्पॉट कर पा रहे बहुत अच्छी बात है। एंड रिमेंबर कि क्वांट में एक दो क्वेश्चन वो डिफिकल्ट डालते हैं पक्का, सी मैट में मतलब ऐसा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन इजी होंगे, एक दो ऐसे पूछ लेंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, तो दे टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्कोरिंग फुल मार्क्स, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअली साउंड है वो सी मैट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकता है, लाइक क्वांट रीजनिंग इन सब में, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस C इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, बेसिकली हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, 200 प्लस 2 अपॉन V अपॉन V अपॉन 2, राइट।
तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये हमारी इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मतलब हमें इसका AM निकालना पड़ेगा, AM GM से बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू AM की होती है, इक्वल जहाँ पे होता है वहां पे जो सम होता है वो मिनिमम होता है, ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अपॉन 2 हो जाएगा, लाइक अगर किसी भी दो टर्म्स का AM निकालना होता है, A+B/2 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर दो नंबर होते हैं A एंड B, तो वी कैन से A+B/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB, दो टर्म्स है। अगर थ्री टर्म्स होते हैं तो A+B+C/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ABC, चार टर्म्स होते तो फोर्थ रूट एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM हो गया, तो VV कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √100, √100 इज 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 200 अपॉन V प्लस V/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 10 कर देंगे 20, मतलब मिनिमम वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि 20 तो है, 20 से बड़ा भी हो सकता है, हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो मतलब 20 रुपीज पर किलोमीटर, मिनिमम 20 रुपीज पर किलोमीटर है, ठीक है। और 600 किलोमीटर जा रहा है तो 600 इंटू 20 विच विल बी 12,000। कॉन्सेप्ट था इसमें मैक्सिमा मिनिमा का, बेसिकली जो अरिथमेट AM और GM इनइक्वालिटी होती है। So if you are well prepared with all these topics, that is going to benefit you in the examination. नहीं हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन फंक्शंस का पूछ लिया या कुछ ऐसे पूछ लिया जाए, में आप हो सकते हो। Okay, now here is a question on combination. It says, in how many ways can a team of 5 men and 5 women be selected from 7 men and 8 women if a particular man and a particular woman refuse to work together? ठीक है, एक मैन है और एक वुमेन है, वो साथ में काम करने के लिए मना कर देते हैं, तो हम कितने वेज में ये टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको बेस्ट वे करने का ये होता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक्सक्लूजन मतलब पहले हम निकाल लेते हैं, सारी टीम निकाल लेते हैं कितने वेज में टीम बना सकते हैं, माइनस the people, the men and women are together, ठीक है। so we will find all total ways of making team, minus we will remove like that M1 and W1 together, okay, suppose wo, that person is M1 and the woman is W1, and we will keep them together in the team and remove those cases from the total cases, ठीक है। अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे, वी हैव टू मेक 5 men आउट ऑफ 7 men, तो 7C5 और 8 women में से 5 women सेलेक्ट करनी है, 8C5 माइनस क्या करेंगे, M1 और W1 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है समझो, हमने M1 सेलेक्ट कर लिया, अब हमें कितने टोटल 5 men भरने थे, तो वी नीड 4 men आउट ऑफ हाउ मेनी men, 7 men थे, एक हमने चूज कर लिया, 4 आउट ऑफ 6 men, विल से 6C इंटू, अब हमने W1 सेलेक्ट कर ली, तो हमारे पास चार केसेस बने, चार वेमेन और सेलेक्ट करनी, बिकॉज W1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, so we need to select 4 women out of how many, 7 women, क्योंकि हमने W1 को सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास 7 चॉइसेस हैं, out of 7 women that becomes 7C4। बस अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7C5 कैसे बन सकता है, 7C2 के बराबर होगा 7/6, 8C5 बन जाएगा 8C3 के बराबर 8/7/6 माइनस 6C4 होता है 6C2 के बराबर, दैट इज अपॉन 2, एंड 7C4 दैट इज 7/6/5/6। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, 6 कट हो जाएगा, ठीक है, ये आप चाहे इससे कट कर लो, और ये आपका हो जाएगा 3, 6 से 6 रिड्यूस हो गया, देखते हैं कि इतना आंसर बनेगा, दिस इज 21/56, ठीक है, या फिर आप 49/24 भी कर सकते हो, 7/7 49 और 24, तो चाहे जैसे भी करना चाहो, 24/49 कर लेते हैं, 24/50 इज 1200 माइनस 24, 1176 आंसर आ गया, ठीक है। माइनस करते हैं 15, 75/7, 75/7 करना है, 7 5 35, 3 कैरीज 50, ये बच जाएगा 651 वेज। थोड़ा सा कैलकुलेशन
और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो इसमें हमने क्या किया, we found out the total number of ways in which the team can be made and we removed the cases where that particular man and that woman were together in the team. Okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज बन रही है 2/1 2 3 3/2 3 4 4/3 4 5 5/4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर किसी को टेलीस्कोपिक सीरीज, देखो कुछ फैंसी वर्ड्स होते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसे सिंपल वे में इसे सॉल्व करते हैं, समझ के कैसे होगा। ठीक है, तो पहले तो 2 2 कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो बेसिकली हमारी सीरीज क्या बन रही है, 1 इंटू 1/3 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 6 1 इंटू 5 इंटू 7 और सो ऑन। ठीक है, अब जिसको टेलीस्कोपिक सीरीज का फंडा पता है वो सीधे सीधे से कर लेगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो इसे समझने की कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक रफ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है और 3 है, इसमें 2 है और 4 है, रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, 3 है 5 है 4 है 6 है 5 है 7 है, तो एक बार करके देखते हैं। 1/1 माइनस 1/3 कितना होता है, आप कह सकते हो 3 माइनस 1 2/1 इंटू 3। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा एक्सप्रेशन लूँ, रिड्यूस नहीं करना है, 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है, तो यू विल से 4 माइनस 2 दैट इज 2/2 इंटू 4 हो जाएगा। सॉल्व मतलब उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। 1/3 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2/3 इंटू 5। और सिमिलरली 1/4 माइनस 1/6 बन जाएगा आपका 6 माइनस 4 दैट इज 2/4 इंटू 6। 1/5 माइनस 1/7 आपका हो जाएगा 7 माइनस 5 2/5 इंटू 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये नोटिस करो कि हर में न्यूमरेटर 2 आ रहा है, 2 2 2 2 2। अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं मान लो 2 बाहर लिख लूं, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे 2/1 इंटू 3 प्लस 2/2 इंटू 4 प्लस 2/3 इंटू 5 प्लस 2/4 इंटू 6 प्लस 2/5 इंटू 7 एंड सो ऑन गोइंग टिल इंफिनिटी। है कि नहीं, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, देखो अब मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इसे करना कैसे होता है। जो डिफरेंस है, अगर ये न्यूमरेटर सेम आ रहा होता है, ठीक है, जो मान लो ये जो इनका डिफरेंस है वो आपका न्यूमरेटर आएगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मेट है। अभी पहले मैं इसका नेक्स्ट स्टेप भी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज 2/1 प्लस 2/1 इंटू 3 दैट इज 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका 2 1/2 माइनस 1/4 प्लस थर्ड वन वाज 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बनाता हूँ कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे 1/1 लिख देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो दैट आपको फ्रैक्शन पता चले। ठीक है, आपको अगर ये सीरीज लिखनी है तो ये आप ऐसे लिख लो 1 बाय डिफरेंस 1 अपॉन छोटा न्यूमरेटर लाइक स्मॉलर न्यूमरेटर 1/n1 माइनस 1/n2। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन आप लिख सकते हो 1/n1 n2 n3 n4 n5 n6 एंड सो ऑन। तो ये आप सीरीज ऐसे लिख सकते हो। तो अगर जिसको ये एक्सप्रेशन पता है कि ये सीरीज ऐसे बन रही है, तो आप सीधे इस स्टेप पे जंप कर सकते हो 1/2 1 माइनस 1/1 1 माइनस 3 1/2 1 माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसको पता है। अब आज की बात, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको रिजल्ट पता चल गया, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो मतलब बेसिकली अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे जंप कर सकते हो विदाउट राइटिंग दिस, और ये सब ये समझाने के लिए था कि कैसे स्प्लिट होता है। तो आपको पता चल गया कि 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1/n1 माइनस 1/n2 एंड सो ऑन को लिखते जाना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे 1/2
ये 1/1 तो 1 रहेगा। देखो 1/3 और 1/3 कैंसिल हो गया। 1/2 किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1/4 1/4 कैंसिल हो गया। 1/5 1/5 कैंसिल हो गया। अगर आप ऐसी सीरीज के आगे के टर्म देखोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 आ जाएगा प्लस 1/6, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे लास्ट में भी कुछ टर्म्स बचेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है। तो 1 वेरी लार्ज नंबर यहाँ पे बचेगा, एंड 1 वेरी लार्ज नंबर इज इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ 1/10, ये आप कहोगे 0.1 होता है। 1/100 0.01 होता है। 1/1000 0.001। तो देखो कितना छोटा होता जा रहा है ना। अगर वेरी लार्ज नंबर होगा यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ के नंबर्स को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे आगे के, तो सारे टर्म्स डिलीट हो गए। ठीक है। तो सारे आगे के कट हो गए, तो 1 प्लस 1/2, तो 1/2 इंटू 3/2, आंसर इज 3/4। इस तरह से हम सीरीज का सम निकाल सकते हैं। अब कुछ जगह इसको वर्ड बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, तो लोग फैसिनेट होते हैं, वाओ दिस इज टेलीस्कोपिक सीरीज, राइट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको काफी अच्छे तरह से हेल्प करेगी इस ये सीरीज, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रश अप हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट में ये चाहिए, अगर आप सिंसियरली पहले से पढ़ रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, ये आपके लिए रिवीजन होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। होपफुली कुछ इनमें से चीजें एग्जाम में टकरा जाएं, सो दैट यू विल थैंक अस लेटर। अच्छा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर play a cricket series until any one of team wins 3 matches. No match ended in a draw. कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ। इन हाउ मेनी वेज कैन द सीरीज बी वन। ठीक है। अच्छा, अब क्या होना है कि इसमें सीरीज चल रही है, एक टीम 3 मैच जीतेगी तो सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। और कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ, हमें बताना है कि ये सीरीज कितने तरीके से जीत सकते हैं। अच्छा, अगर देखो इंडिया को, सपोज हम इंडिया को जिताते हैं, कितने तरीके से जीत सकते हैं। इंडिया 3-0 से जीत सकती है। ठीक है। 3-2 से जीत सकती है, और 3-1 से जीत सकती है, और 3-2 से जीत सकती है। 3 सिनेरियोज हैं। ठीक है। अब आप ये नहीं कहोगे कि 3-3, ऑप्शन ही। अब समझते हैं कि विद इन दैट हाउ डू वी विन 3 मैचेस। ठीक है। अगर इंडिया को 3-0 से जीतना है तो क्या होगा, यहाँ पे विन विन और सीधे विन आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक ही वे में हो सकता है, 3-0 से लगातार 3 मैच जीत जाओ। ठीक है। तो ये हो गया 3 zeros। अगर इंडिया को 3-1 से जीतना है, ठीक है, 3-0 से एक ही तरीका है। अगर 3-1 से जीतना है, बेसिकली क्या होगा कि फोर्थ मैच में इंडिया जीतेगी। 1 2 3 4 यहाँ पे विन होनी चाहिए, तब जाके इंडिया 3-1 से जीतेगी। अगर सपोज यहाँ पे लॉस होगी तो वो तो ऑलरेडी 3-0 हो चुका है। लास्ट मैच जैसे ही टीम जीतेगी सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये विन नहीं हो, ये लूज नहीं हो सकता, बिकॉज यहीं पे सीरीज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ पे विन आना चाहिए। अब विन आना चाहिए, इसमें क्या होगा, 2 में विन आएगी, 1 में लॉस आएगा। इन तीनों मैचेस में 2 विन एंड 1 लॉस। ये कैसे अरेंज हो सकता है, लॉस यहाँ पे भी हो सकती है, लॉस यहाँ पे भी हो सकती है, लॉस यहाँ पे भी हो सकती है, किसी भी एक मैच में लॉस हो सकती है। ठीक है। तो वी हैव 3 प्लेसेस, 3 वेज। लॉस फर्स्ट मैच में भी हो सकती है, सेकंड मैच में भी हो सकती है, थर्ड मैच में भी हो सकती है, बाकी सब में नहीं हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3-2। अब इसमें क्या होगा, 5 मैचेस तक सीरीज चलेगी। तो 5 मैचेस मीन्स 1 2 3 4, फिफ्थ वाला विन होना चाहिए। ठीक है। अगर फिफ्थ वाला विन नहीं होगा तो दैट मीन्स ऑलरेडी 3 मैच पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो 3-2 में यू नीड 2 wins and 2 learn। पाकिस्तान की भाषा में गए, इफ इट इज विन और इट इज लर्न। ठीक है। तो कैप्टन कहता है ना, either you win or you learn, so let us not call loss, let us call as learn। so 2 wins and 2 learns। अच्छा, हमें 2 wins और 2 learns को अरेंज करना है 4 प्लेसेस में। तो हम क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है। 4 प्लेसेस अरेंज करने हैं, 2 सेम है, 2 सेम है, ये हम नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं। तो वी कैन से 24/2 into 2 विच इज 6। 6 वेज में यहाँ पे हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने आपने अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है, अगर 4 एलिमेंट है उसमें से 2 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 विन्स है, 2 लर्न्स है, 2 लॉसेस है। ठीक है।
So when you add them, you get a 10 ways. इंडिया 10 वेज में सीरीज जीत सकती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 10 मत कर देना, बिकॉज रिमेंबर कि पाकिस्तान ऑल्सो कैन विन इट, ठीक है। So there are 10 ways in which India can win it. Similarly, Pakistan can also win in 10 ways. So total 20 ways. So don't make the mistake of counting just till 10 over here. Okay, let's see the next question, which says if x and y are positive real numbers such that x minus y is equal to 2 and x cube minus y cube is 26, what is the value of x to the power 4 plus y to the power 4? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आइडेंटिटीज के, हमेशा देखना कि क्या कोई चीज आपकी बन सकती है। जैसे यहाँ पे ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है, ये भी दिया है, तो आप ये वैल्यू निकाल दोगे, फिर एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर करोगे और उससे आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फिर आप एक्स वाई फिर सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे। ऐसे जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो सॉल्व करने का होता है। चाहे तो मैं दिखा देता हूँ कि ये हो गया 26, ये है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। वाला तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे होता है, जस्ट इनकेस अगर नहीं हिट हो रहा है एकदम से। एक्स माइनस वाई 2 है, दैट इज गिवन टू अस, तो होल स्क्वायर ले लो, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स माइनस 2xy विल बी 3xy विच इज इक्वल टू 9 और xy विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। xy 3 आ गया, अच्छा xy 3 आ गया, तो हम कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज 2 एंड xy इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है। तो x इंटू लाइक वाई प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 और 1, राइट। तो y इज इक्वल टू 1 हो गया और y इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप इक्वेशंस बना के इसे सॉल्व कर सकते हो। बट इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट अगर आप नंबर्स देख रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में इंटीजर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरी आइडेंटिटी से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना, नहीं। अगर थोड़ी सी नंबर नॉलेज सही है, अगर आप स्पॉट कर सकते हो इस केस में कि एक्स क्यूब अगर आप 27 ले लो और 1 ले लो और यहाँ पे 3 1 ले लो, मतलब बेसिकली एक्स को 3 और वाई को 1 रखे, मतलब दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है ना। अगर नहीं होता तो वो मेथड जो बताया था वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है एक्स इज 3 वाई इज 1, सो विच इज सेटिस्फाइंग, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा 81 और ये 1, टोटल आ जाएगा 82। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको विजिबली नंबर्स दिख रहे हैं तो जस्ट मार्क देम। Let's see the next question. I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video and subscribe to our channel. तो अभी और रिवीजन वीडियोस आएंगे, जैसे आपकी लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगी सीमैट की, और इस तरह से बाकी एग्जाम्स भी जितने अपकमिंग हैं उन सबकी रिवीजन सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। And again, like if you are targeting CMAT and are looking for mock tests, you can check our mocks, ठीक है। एक freely available mock भी जिसे आप देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के लेवल आपका आता है और क्या क्या क्वेश्चंस हर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। Okay, so let's now look at the next question, which is based on number of solutions, ठीक है। तो ये मतलब sort of mix of you can say algebra plus modern math, ठीक है। So it says that a plus b plus c is equal to 21, a b c are positive integers, ठीक। number of order triplets निकालने a b c, a plus b plus c 21 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले c से स्टार्ट करेंगे क्योंकि c की कम वैल्यूज आएंगी, A, B एंड 3C। अगर हम C7 रखते हैं तो ये 21 बन जाएगा और टोटल हमें 21 ही करना है, तो ये दो 0 0 हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम C7 नहीं रख सकते, C हम 6 रख सकते हैं, ये 18 बन जाएगा, ठीक है। टोटल 21 होना चाहिए,
दैट मीन्स वी विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक पैटर्न समझ लेते हैं और फिर इजीली ऐड कर लेंगे। अगर c हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे 15 बन जाएगा, टोटल 21 होना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले देखते हैं a प्लस बी 3 कैसे आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर हम a1 रखेंगे तो b2 बनेगा, a2 रखेंगे b1 बनेगा, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए? यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 3। अगर हमें 6 बनाना है तो देखो a हम कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, a को 1 से लेके 2 4 3 3 4 2 5 1, तो a 1 से लेके 5 तक जा सकते हैं, टोटल 6 करना है। तो a, देखो a 1 है b 5 है, तो ये कम होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, तो 5 सॉल्यूशंस हो गए। अब आपको एक पैटर्न फिगर आउट हो गया। अगर हम C4 रखेंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 9 बिकॉज इट इज 12। हम यहाँ पे 1 से लेके 8 तक जा पाएंगे, 1 प्लस 8 9 होता है ना, तो 1 बढ़ता रहेगा, वो 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 6 7 8 तक जा पाएगा, तो 8 सॉल्यूशंस हो गए। अब आपको सारे सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं 3 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो फिर 11 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। c इक्वल टू 3 रखेंगे, c इक्वल टू 2 रखेंगे तो 14, और c इक्वल टू 1 रखेंगे तो 17 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का सिंपल तरीका, 2 प्लस 8 10, 10, and then we have 19 plus 11 30, 40, 40 plus 17 57 is we can solve it, ठीक है। तो this will be the number of solutions। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला देख लेना, इस बार स्नैप में भी जो थर्ड वाला स्लॉट था उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आया हुआ था, समटाइम्स इट कुड बी अ गिवन। In how many ways can you put 7 letters into their respective envelopes such that exactly 3 go into the right envelope? यहाँ पे डीरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, रेयर कॉन्सेप्ट है, कभी कभार आ जाता है किसी के एग्जाम में, तो ये एक कभी कभी जैसा मैं कह रहा हूँ कि सीमेट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत कम लोगों को आते हैं, बिकॉज टाइम वाइज लोग सब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डीरेंजमेंट का क्वेश्चन है, राइट। डीरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइक इसकी वैल्यू ये होती है, डीरेंजमेंट ऑफ एन आइटम्स इज 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस सॉरी -1/3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस एंड सो ऑन टिल वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो डीरेंजमेंट कहता है कि सारी चीजों का ऑर्डर अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 लेटर्स हमें देने, जिसमें से एग्जैक्टली 3 गो इनटू द राइट एनवेलप। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 सेलेक्ट कर लेंगे, वो राइट एनवेलप में जानी चाहिए। तो राइट एनवेलप में कितने वेज में जा सकते हैं, 7C3, 7C3 is 7 6 5 upon 6 which is 35। 35 लेटर्स जो हैं वो राइट एनवेलप में जाएंगे, मतलब सही एनवेलप में जाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी 3 पिक करना है जो सही जाना चाहिए, और एक ही तरीका है जाने का। अगर ए है तो ए में ही जाएगा, बी है तो बी में ही जाएगा, सी है तो सी में ही जाएगा। तो पहले राइट वाले हो गए। अब रॉन्ग वाले में क्या करना है, हमें डीरेंजमेंट करना है। रॉन्ग इज डीरेंजमेंट ऑफ 4 एनवेलप्स, मतलब 4 एनवेलप ऐसे होने चाहिए जो सारे गलत जाने चाहिए। अब सारे गलत क्यों जाने चाहिए, अगर इनमें से एक भी सही चला गया तो 3 की जगह 4 सही हो जाएंगे, अगर 2 सही चला गया तो 3 इंस्टेड ऑफ 3 5 विल बी करेक्ट। तो रॉन्ग विल बी D4, मतलब 4 एनवेलप ऐसे हैं। डीरेंजमेंट का मतलब समझते हैं, लेट अस से देयर आर 4 एनवेलप्स PQRS, ठीक है। P में नहीं जाना चाहिए, लेट अस से PQ में चला गया, Q Q में नहीं, ऑफ कोर्स Q में नहीं जाएगा, S में चला गया, ठीक है। R, अब R में नहीं जाएगा, P में चला जाएगा, S R में चला जाएगा। सो दैट इज अ डीरेंजमेंट, क्योंकि सारे इनकरेक्ट गए हैं, ठीक है। तो डीरेंजमेंट का मतलब होता है सारे इनकरेक्ट होने चाहिए। तो डीरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये है 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आपका क्या 24/12, 24/2 which is 12 minus
24/6 दैट इज 4 प्लस 1, टोटल 9 वेज हो जाएंगे। तो राइट भेजने के 35 वेज हैं, रॉन्ग के 9 हैं, टोटल इज 315 ways in which you can put them in the envelope. Okay, so here is the next question, which is based on functions. It says that a function satisfies f of x plus 1 is equal to fx upon f of x minus 1 for all integers x is greater than equal to 1. हमें यहाँ पे f1 की वैल्यू दी है, f2 की वैल्यू दी है, हमें बताना है f25 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हमें 1 गिवन है, 2 गिवन है, हमें 3 से स्टार्ट करना है, हमें f3 निकालना होगा, फिर हमें f4 निकालना पड़ेगा, फिर एक पैटर्न हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। f3 निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए कैसे सोचना है, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर ही है, इसमें मिडिल नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो हमें सबसे छोटे वैल्यू, हमें लार्जर में जाना है ना, 1 और 2 की पता है, हमें आगे बढ़ना है, तो लार्जर नंबर, तो इसे 3 रख लो, x प्लस 1 को 3 रख लो, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 रख देंगे तो वी विल गेट f3 इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ पे x2 है, f2 अपॉन f1, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। f3 कितना हो गया, f2 इज 3 एंड 1 इज 2, सो 3 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। f3 हो गया 3 अपॉन 2। अब f4 निकालना है, f4 निकालना है मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 से हम आगे बढ़ गए 4 पे, तो यहाँ पे हम रख देंगे x इक्वल टू 3, तो 3 रख देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू f3 अपॉन f2। f3 कितना है 3/2 और f2 कितना है 3 है, तो 3/2 अपॉन 3 दैट विल बी 1/2। 3/2 को अगर अपॉन 3 करोगे नीचे 3 रहेगा ना, दैट विल बी 1/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं f5 हमारा, अब हमें पैटर्न पता चल गया, f4 अपॉन f3, ठीक है। अब हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, f4 सीधे रख लो, दैट इज 1/2 एंड f3 वाज 3/2, 1/2/3/2 इट इज 1/3। f6, अब आपको ये एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इससे डिवाइड कर लो, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 मींस इनटू 2/1 व्हिच इज 2/3। Similarly f7 will be equal to, अब 2/3 divided by 1/3, so which is 2/1 which is 2, ठीक है। अब कुछ चीज रिपीट हो रही है, देखते रहना कि कहाँ पे रिपीट होता है। f8 रखेंगे, दैट इज 2 अपॉन 2/3, so 2 अपॉन 2/3 means into 3/2 which is 3, f9 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। अगर आप नोटिस करोगे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3/2 आया था, 3/2 हो गया, उससे पहले 2 था, उससे पहले 3 था, ठीक है। यहाँ पे f1 2 था, f2 3 था, और फिर 3/2, अब ऐसे सो ऑन ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो रिपीट होने लग गया। अच्छा, अब कितने टर्म्स बाद रिपीट हो रहा है ये देखना है, ठीक है। f1 के बाद रिपीट हो रहा है f7 में, ठीक है, 6 टर्म्स बाद रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है आपका 8 में, f3 रिपीट हो रहा है 9 में, तो 6 टर्म्स लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें f25 निकालना है, इसको पीछे ले लो, 19 13 7 1, मतलब f7 f1 इन सबके बराबर हो, f7 which is 2 और f1 which is 2, so the answer is, हर छठे टर्म में रिपीट होगा, f7 f13 f f19 f25 will be this, ठीक है। अब मुझे कमेंट आंसर करके बताना कि f100 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। f लेट अस से 2026 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या आप ये भी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, 2026 पूछ लिया, ठीक है, f500 पूछ लिया, तो ये वैल्यूज क्या आप निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लोगे और आप बताना कि इसकी वैल्यू कितनी है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इस क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस तो आई गेस आपने प्रैक्टिस किए होंगे, इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस विद गुड एक्सप्लेनेशन दैट माइट हेल्प यू। अगर एक आधी कोई क्वेश्चन टफ आ गया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ गए जो आपने नहीं किया हो, तो दे विल थैंक अस लेटर।
5 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 tails. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 5 coins में से 2 tails निकालने हैं. ठीक है, तो बेसिकली 2 में टेल आना चाहिए, 3 में हेड आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है. ठीक है, अब वो 2 टेल कौन से हो सकते हैं? कोई भी 2 हो सकते हैं. ठीक है, कोई भी 2 टेल हो सकते हैं ना. यहाँ पे आ सकता है टेल, यहाँ पे आ सकता है, हो सकता है लाइक हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया. 2 टेल, कोई भी 2 टेल आ सकते हैं. So we need to choose 2 coins where we get tails. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज टू गेट टू. नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5C2. बेसिकली हमें कोई 2 टॉस चूज करने हैं जिसमें टेल आ जाए. ठीक है, 5C2 कितना हो गया? 10 वेज हो गए. टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे हमारे 2 रेज टू दी पावर 5, क्योंकि हर टॉस के 2 पॉसिबिलिटीज हैं. हेड टेल, 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 32. तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 10/32 और 5/. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी. तो ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम इन सबसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो सीमैट में. तो एक दो क्वेश्चन मॉडर्न मैथ के आ ही जाते हैं और अलजेब्रा वगैरह के भी क्वेश्चंस आते हैं. Okay, so here's the next question. It says given log 2x is equal to p, log 2y is equal to q, and log 2z is equal to r, where x, y, z is greater than 1. ठीक है, the numbers p, q and r in that order form an arithmetic progression. Okay? p, q, r जो हैं वो arithmetic progression में है और log 2 x, y, z is 24. We need to find the value of y. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लस लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले क्या करते हैं, log 2 x, y, z. तो log 2 x, y, z क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 अगर हम इसे ले लें कि log 2x इज इक्वल टू p, तो इसका मतलब क्या है कि p, देखो log का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये वैल्यू होता है. कैन वी से 2 की पावर p इज इक्वल टू x. सिमिलरली 2 की पावर q इज इक्वल टू y. ठीक है, 2 की पावर q इज इक्वल टू y और 2 की पावर r इज इक्वल टू z. ठीक है, हमें क्या दिया, log 2 x y z. तो हमें दिया हुआ है log 2 x y z इज इक्वल टू 24. x को यहाँ पे रख लो, x इज 2 की पावर p. ठीक है, एंड देन वी हैव 2 की पावर q एंड 2 की पावर r, दैट इज इक्वल टू 24. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, log 2 की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 24. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गई ये है log 2 और 2 की पावर ये हमारा आ जाएगा, ये आना चाहिए आपका. देखो ये बेस है, ये पावर है. ठीक है, बेस रेज टू दी पावर, सो वी कैन से 2 की पावर p प्लस q प्लस r. और ये भी लिख सकते हैं जब आपका सेम बेस होता है और इसी की पावर होती है, सो वी कैन राइट p प्लस q प्लस r इक्वल टू 24. ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा सिंप्लीफाई करके. ये बन गया. आप ऐसे भी लिख सकते हो log 2 रेज टू द पावर दिस, सो वी कैन से 2 की पावर 24 इज 2 की पावर p प्लस q प्लस r. तो p प्लस q प्लस r हमारा 24 आ गया. अब नेक्स्ट चीज क्या दी है, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिडिल टर्म होता है वो एवरेज होता है, तो q की वैल्यू 8 आनी चाहिए. ठीक है, p और r कुछ भी हो सकते हैं, q की वैल्यू 8 आएगी. p बड़ा भी हो सकता है, p छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो सेंट्रल टर्म है वो एवरेज होता है, ये हमेशा याद रखना. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो q इज इक्वल टू p प्लस r अपॉन 2. ठीक है, हाफ q इज p प्लस r अपॉन 2, so p प्लस r विल बी इक्वल टू 2q. तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंट्रल टर्म होता है वह एवरेज होता है एक्सट्रीम टर्म्स का. तो दैट विल बी 2q, 3q इज 24, q इज q8 आ गया. हमें पूछा है वैल्यू ऑफ y, y हमारा क्या है 2 की पावर q, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 8 which is 256. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट f of x is equal to min of
2y plus 2x plus 10 minus x plus 16 and x plus 13 we need to find the maximum value of fx. तो हमें यहाँ पे मिन फंक्शन दिया है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो इसमें क्या करते हैं ऐसा क्वेश्चन में आप पार्ट बाय पार्ट कंपेयर करोगे. पार्ट बाय पार्ट कंपेयर करेंगे तो ये हम इन दोनों को रख लेंगे. पहले हम रख लेंगे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 16. ठीक है, तो पहले एक इक्वेशन लेंगे. दूसरे केस में हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13. ठीक है, और तीसरे सिनेरियो में इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे. 2x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13. ठीक है, तो 2x प्लस 10 तो 3x इज इक्वल टू 16 आ गया. सॉरी 16 माइनस 10 6 और x इक्वल टू 2 आ गया. इसमें अगर हम x इधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 1.5 हो गया. ठीक है, ये 2x यहाँ पे x ले आएंगे दैट विल बी इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 3, ये तीन वैल्यूज आ गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन में रखेंगे. ठीक है, अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो वी विल गेट मिनिमम ऑफ 2x 2 into 2 4 plus 10 14. Okay, minus x that is again 14 और 2 plus 13 is 15. अब मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से क्या है, 14 है, तो फंक्शन की वैल्यू 14 हो गई. ठीक है, fx इक्वल टू 14. दूसरे केस लेते हैं, x इक्वल टू 1.5 रखते हैं. 2x is 3 13 और माइनस x 16 माइनस 1.5 is 14.5 and this is 14.5. हमें मिनिमम चूज करना है विच इज 13. fx is 13. ठीक है, अब लास्ट केस देखते हैं, x इक्वल टू 3, so that will be minimum of 2x plus 10, okay, that is 16, minus 16 minus 3 is 13 and 3 plus 13 is 16. तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 13. so f of x is 13. ठीक है, हमें पूछा है कि fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो fx की वैल्यू या तो 14 हो सकती है, 13 हो सकती है या 13 हो सकती है. मैक्स वैल्यू इज दिस फंक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू पूछिए फंक्शन की. ठीक है, fx की तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. बेसिकली टू वैल्यूज आर रिपीटिंग. तीन केसेस लिए एक में 14 13 और 13. मैक्सिमम वैल्यू इज 14. How many 5-digit numbers can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 without repetition such that the number formed is divisible by 6? तो अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ मतलब जो नंबर अरेंजमेंट होता है ये काफी क्रूशियल होता है. इससे अक्सर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन दैट हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट. तो 5-digit नंबर बनाना है 0 1 2 3 4 5 यूज करके डिविजिबल बाय 6. तो मींस 2 और 3 से डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3. ओके, अब पहले क्या कर लो, पहले 5 डिजिट यूज करना है. तो अगर हम सारे डिजिट ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, सम आ जाएगा आपका 15. ठीक है, तो अगर हम सोचो अगर हम 0 ना लें तो भी सम 15 रहेगा. ठीक है, बेसिकली एक तरीका है 1 2 3 4 5 से बनाने का. अगर हम 1 नहीं लेंगे तो सम 14 होगा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, 2 नहीं लेंगे तो 13 होगा, 3 नहीं लेंगे तो 12 होगा विच परमिट्स. तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 1 2 4 5. 4 नहीं लेंगे तो 11 सम बनेगा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 5 नहीं लेंगे तो सम 10 रह जाएगा. तो ये हमारे केसेस बन गए. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इनके केस बनाएंगे कि 1 2 3 4 5 से इवन नंबर्स बनाना है. देखो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल हो चुका है, 3 की डिविजिबिलिटी हमने ऑलरेडी चेक कर ली. अब हमें डिविजिबल बाय 2 बनाना है, तो दैट मींस इवन नंबर होना चाहिए. 3 में होता है सम वाला, सम ऑफ डिजिट्स, वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया. अब हमें इवन नंबर चेक करना है. तो अगर हम 1 2 3 4 5 लेते हैं तो ये तो सिंपल हो जाएगा. कैसे होगा, लास्ट डिजिट 2 या 4 होना चाहिए. दो पॉसिबल वेज हैं. ठीक है, दो वेज में अरेंज कर सकते हैं. अब ये 4 डिजिट बचे हैं. अब क्या कितने बचे, 4 ways to arrange it, 3 ways to arrange it, 2 ways to arrange it and 1 way. 2 3 4 24 into 2 48 ways. ठीक है, ये केस हो गया, 48 ways हो गए. अब देखते हैं कि जो बाकी बचे केसेस हैं
सेकंड केस लेते हैं 0 1 2 4 एंड 5। इसमें भी हम सब केसेस बना सकते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 0 ले लेंगे तो काफी सिंपल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लास्ट डिजिट 0 ले लेते हैं तो इसमें 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वेज, बेसिकली 4 नंबर बचे, 4 स्पॉट है, 24 वेज टू अरेंज हो गया। ठीक है, ये ए, इसको केस ए मान लो, केस बी मान लेते हैं एंड केस सी मान लेते हैं, या फिर एक ही ले लेते हैं, केस बी ले लेते हैं, इसमें हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट डिजिट हम लेते हैं 2 या 4, लास्ट डिजिट हम 0 ले सकते हैं या 2 या 4 ले सकते हैं। ठीक है, 0 को हमने अलग से ले लिया। अगर हम 2 या 4 लेते हैं तो देखो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। तो हाउ मेनी वेज कैन वी फिल दिस? 3 वेज, बिकॉज हमारे पास 0 1 2 4 5 है। ठीक है, 2 या 4 हमने यहाँ भर दिया, तो हमारे पास सपोज हमने 2 भर दिया। ठीक है, तो 0 हम नहीं भर सकते, हमारे पास 3 चॉइसेस बचेंगी। अब हम एक चॉइस और भर दी, लेटर से हमने 5 भर दिया, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 चॉइस बचेंगी, फिर 2 चॉइसेस, फिर 1 चॉइस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने वेज बन गए, और लास्ट डिजिट को हमने 2 वेज में भर सकते हैं। बेसिकली ये देखो, यहाँ पे हमने 2 या 4 भरा, 2 वेज, 3 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वेज। 9 9 इंटू 4 36 केसेस बन गए इसमें। सबको ऐड कर दो, 36 प्लस 24 60 प्लस 48, टोटल 108 वेज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टिपिकली अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिक चीज देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं। डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बस वही थॉट प्रोसेस की बिगनिंग में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 to the power x upon 1 to the power 1 plus 5 to the power x is 2 upon 5 to find the value of this expression। अब इसमें क्या करेंगे, 5 to the power x को हम y मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, y अपॉन, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5y इज इक्वल टू 2y प्लस 2, 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 5 की पावर x इज 2/3, 5 की पावर x आ गया 2/3। अब आपको x लॉग वॉग नहीं लगाना है, कुछ लोग इसको लॉग से सॉल्व करते, नहीं करना। 125 की पावर x क्या हो जाएगी, 125 इज 5 क्यूब, 5 क्यूब होता है। ठीक है, 5 की क्यूब की पावर, ठीक है, ये हो गया। 5 क्यूब की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3x। अभी हमने क्या करा था, देखो जब ये ऐसे ब्रैकेट में होता है तो दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द पावर्स। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी हमने x बाहर लिखा था, मतलब x हमने बाहर लिखा था, 3 अंदर लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 की पावर x की पावर 3। सेम चीज है, सेम सेम बट डिफरेंट, है कि नहीं। लाइक 3x करना है तो अभी हमने क्या था, ओरिजिनली हमने ऐसे लिख दिया 3 और x बाहर और x इंटू 3, ये लिख सकते हैं ना। 5 की पावर x हमें वैल्यू पता है, विच इज 2/3, तो विच इज इक्वल टू 2/3 रेज टू द पावर 3, तो कितना हो गया, 8/27। तो ये वैल्यू 8/27 है, अपॉन 1 प्लस 8/27 आ जाएगा, 8/27 अपॉन 27 प्लस 8 इज 35/27। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोनेंट्स, आप जो सर्ड्स एंड इंडाइसेस वाले प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भी देख के चले जाना, हो सकता है अलजेब्रा में इससे क्वेश्चन आ जाए। तो बेसिकली अराउंड 40% अरिथमेटिक आता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न मैथ, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, इन सब से भी करा सकते हैं। सो दिस series serves as a good revision for the ones who have prepared for the exam। 3 distinct numbers are chosen from the set। ठीक है, इसमें से 3 नंबर लेने हैं 1 से 10 के। What is the probability that their sum is odd and their product is even? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सम ऑड है और प्रोडक्ट इवन है, तो ये कैसे निकल सकता है। तो सम ऑड और प्रोडक्ट इवन, तो ये किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस सी दैट। तो इफ सम इज ऑड, सम इज इक्वल टू ऑड
and product is even. Sum odd है और product even है, that means सम ऑड का ये देखो कि प्रोडक्ट इवन के लिए हमें मिनिमम एक इवन नंबर चाहिए। तो अगर मान लो हमने एक इवन नंबर ले लिया, ठीक है, अगर हमने एक इवन ले लिया तो बाकी कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों ऑड ले लेंगे तो सम हमारा बन जाएगा इवन। अगर हम इवन के साथ दो इवन ले लेंगे तो भी सम इवन बन जाएगा। बेसिकली हमें एक इवन लेना है, फिर उसके बाद एक और इवन लेना है और एक ऑड लेना है, तो दैट मीन्स सम विल बी ऑड। बेसिकली वी नीड टू फाइंड टू इवन वन ऑड नंबर, ठीक है। अब टू इवन पिक करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 5 7 9 these are odd and 2 4 6 8 10 these are even. So two even from five numbers, तो 5C2 into 5C1 और टोटल हमें कितने लेने, तीन नंबर्स लेने, थ्री नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ 10 नंबर्स। सो 10C 5C2 हमारा हो जाता है 10, 5C1 is 5 and 10C3 is 10 9 8 by 6, और 6 चाहे तो आप ऊपर लिख सकते हो, and 10 cancels, 6 this is 12, 5 by 12 will be our 7. Okay, all right, let's see the next one. If log 3 is equal to 0.4771, find the number of digits in this number. Okay, number of digits in 3 की power 34. So इसे किस तरह से करते हैं, द लॉग ऑफ द एक्सप्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसका आप लॉग निकाल लो, राइट। तो अगर आप उस नंबर का लॉग निकाल लोगे सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो लॉग निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉग 3 की पावर 34, तो दैट कैन बी रिटन एज 34 टाइम्स ऑफ लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू गिवन है विच इज 0.4771, इसे 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 34 से मल्टीप्लाई करोगे सो व्हाट विल यू गेट, 34 into 1 is 34, 3 carries, 34 into 7 is 210, 238, 241, 24 carries, 238 plus 24, 262, which is 2 carries, 26, 2 remains, 26 carries, 34 into 4 is 136, 160, तो ये हमारा बन जाएगा 16.2214, ठीक है। कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे तो ये जो नंबर होता है +1 कर दो, ठीक है। सो इफ देयर इज 16 पॉइंट समथिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 17, देयर विल बी 17 digits in this given number. So this is how we solve finding the number of digits in a given number. Okay, so this was the questionnaire. I hope you enjoyed solving the questions. So please don't forget to like this video and subscribe to our channel. Here are a couple of questions for you to answer in the comments of this video. So please do answer these questions in the comments. And if you are preparing for CMAT and are looking for mock tests, you can check our mocks this on our website. So thank you all for watching this session. I hope you enjoyed this and it was fruitful to cover these concepts of algebra and modern math. So continue watching this series. आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने में।